हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम इज ए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। चाइना इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, नन ऑफ द अबव। पहले तो दोस्तों TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये वाली स्कीम है, ये हमारी जो है टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, जो रहती है टेक्सटाइल के लिए और दूसरा जूट की प्रोडक्शन के लिए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, इट इज द राइट आंसर, यानी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट पूछा है हमसे, ठीक है, ये करेक्ट है। ये जो स्कीम है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की है, टेक्सटाइल और जूट की प्रोडक्शन के लिए एक सब्सिडी स्कीम। दूसरी ऑप्शन चाइना इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क, ये भी करेक्ट है। सिल्क जो है रेशम, चाइना ही उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तीसरा है इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। देखो जी, जो हमारा जूट रहता है, जूट में एक कंट्री हमारी है बांग्लादेश और दूसरी है इंडिया। ध्यान से सुनना, इंडिया जो है वो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बट बांग्लादेश इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बांग्लादेश इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। तो लिखा है ऑप्शन थर्ड में इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। नो, ये गलत है। इंडिया की जगह अगर बांग्लादेश होता तो ये राइट जो है वो करेक्ट हो जाती ऑप्शन। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सी है? ऑप्शन सी। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा चाइना नहीं सॉरी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा बांग्लादेश, और जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। तो जूट जो है, जूट एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है हमारा प्लास्टिक के लिए, ठीक है जी। जूट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक। जूट एक हमारे पास गोल्डन रिवॉल्यूशन है, सुना होगा आपने नाम, ठीक है जी। गोल्डन रिवॉल्यूशन, जो हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है हनी से और हॉर्टिकल्चर से, ठीक है जी बात। और एक है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक वर्ड का फर्क है। जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है हमारा जूट की प्रोडक्शन से। क्लियर है जी बात। तो इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज द ऑक्शन फॉर टी व्हील्स, टी यानी ट्रेजरी व्हील्स, टेक प्लेस इन इंडिया। देखो जी, हमारी जो मार्केट रहती है, ठीक है जी, दो तरह की मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट और ऑर्डिनरी मार्केट, ठीक है जी बात। फाइनेंशियल मार्केट में एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। तो हमारा जो ट्रेजरी बिल है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसी में ही आता है, मनी मार्केट में ही। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट रहते हैं मनी मार्केट के। तो क्वेश्चन वहीं से है कि वेयर डज ऑक्शन फॉर टी विल्स टेक प्लेस। तो ट्रेजरी बिल के लिए जो ऑप्शन है, जो ऑक्शन है वो रहती है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ध्यान रखना, अगर दूसरी ऑप्शन है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता है जो बना था 1988 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। और थर्ड ऑप्शन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्ट आया था 34 में, एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जहां पे ऑक्शन होती है ट्रेजरी बिल की, वो है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होती तो यहां पे राइट आंसर होता आरबीआई। क्यों? क्योंकि जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है
ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, जहां पे ऑक्शन होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, इन सब की। क्लियर है जी बात। तो अगर ऑप्शन ए नहीं होती तो राइट आंसर कौन सा होता, आरबीआई, बिकॉज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, जहां पे ऑक्शन होती है इनके इंस्ट्रूमेंट्स की। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ किस अधिनियम के अंडर है? कंपनीज एक्ट 1956, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका राइट आंसर है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो हमारा सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम है। कई बार पेपर में एक्ट पूछ लेते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, तो राइट आंसर 1860। कंपनीज एक्ट 1956, अमेंडमेंट होती रहती है, 2013 में इसमें दोबारा अमेंडमेंट हुई है। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में आया। तो ये जो हमारी एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा 1860, उसके अंडर हुई है। अगली बात, ये जो हमारा अगर की सोसाइटी बनानी है कोई सोसाइटी, तो उसमें मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, ठीक है जी, 10 मिनिमम मेंबर सोसाइटी अगर किसी ने बनानी है। और अगर की है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और अगर ट्रस्ट बनाना है तो उसमें मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है जी। ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम 3 मेंबर और सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स। तो हेयर एसोसिएशन जो बनी है इंडियन यूनिवर्सिटी की, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बनी है, वो सोसाइटी है ना कि ट्रस्ट है, ठीक है जी। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a promoter bank for NPCI? NPCI is National Payment Corporation of India, ठीक है जी। क्वेश्चन है कि which among the following is a promoter bank। पहले NPCI का देखो, जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये 2008 में बना, ठीक है जी। और किसके अंडर बना? जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही एस्टैब्लिश हुआ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में। और ये जो है आरबीआई जो है उसको देखता है, ठीक है जी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही बना 2008 में। एस्टैब्लिश किसने किया? आरबीआई ने। और जो हमारे इंडियन बैंकों की एसोसिएशन है उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर साथ में किया। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रमोटर बैंक फॉर एनपीसीआई? तो प्रमोटर बैंक इसमें से कौन सा है? एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई, आईसीआई। एसबीआई भी है, पीएनबी भी है, आईसीआईसीआई भी है। 1, 2, 4 देखो, राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। साथ में दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, कैनरा बैंक है, ये सारे भी प्रमोटर हैं एनपीसीआई के, ठीक है जी। ये तो है ही है, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, कैनरा और भी बैंक हैं जो इसके प्रमोटर रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इज ए कैंपेन रिलेटेड टू विच स्कीम? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, देखो नाम बता रहा है, मेरी नीति मेरे हाथ, ठीक है। मेरी जो पॉलिसी है वो मेरे हाथ में है। ये जो है कैंपेन ये रिलेटेड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई 2016 में। और जो कैंपेन है फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम आपके पेपर के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका ये कैंपेन है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मतलब कि जितनी भी इनकी किसानों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसियां हैं उनकी जो है उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी करनी है, ताकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा, किसानों को पूरी नॉलेज हो उनका जितना भी पॉलिसी है उनका, ठीक है जी।
तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर है, जो 2016 में आई थी योजना। तो ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक डोर स्टेप कैंपेन है, जिसमें डिलीवरी करनी है इनकी पॉलिसीज की, जो इनकी इंफॉर्मेशन डाटा है उनके डोर स्टेप पे जाके, उनके घर द्वार पे जाके। तो इट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, साख को नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे? देखो, इंक्रीज CRR, एक है यहां पे CRR बैंक रेट, ठीक है जी, बैंक रेट। तो दोस्तों आपको पता है बैंक रेट हमारा मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट, उसी में ही CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, जो हमारा RBI है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशो, और एक हमारा रहता है कमर्शियल बैंक। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स को कुछ अमाउंट नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का RBI के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसी को ही कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो, यानी कैश की फॉर्म में कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। किसको? हमारे कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास, ठीक है। और ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट जो है ये भी RBI जब बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। RBI जब बैंकों को लोन देता है, वो इसी को कहते हैं बैंक रेट। तो देखिए ये जो बैंक, अब क्वेश्चन है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है, तो अगर मॉनिटरी पॉलिसी में बैंक रेट को वो बढ़ाए या कम करे, CRR को बढ़ाए या कम करे, तो देखो कंट्रोल करना है क्रेडिट, पैसा जो है मार्केट में ज्यादा ना जाए। तो कैश रिजर्व रेशो मैंने आपको समझाया कि बैंकों को रखना पड़ता है RBI के पास, तो बैंकों ने RBI के पास रखा, RBI ने रखी है 4%, 5%। तो अगर RBI जो है CRR बढ़ाता है, तो बैंकों को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा RBI के पास। जब बैंकों को ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास पैसा कम, बैंकों के पास पैसा कम है, अगर हम लोन लेने जाएंगे तो हमें पैसा कहां से देंगे, जब उनके पास पैसा कम है। बैंकों के पास भी नहीं है, फिर हमारे पास भी नहीं आएगा, हमारी पॉकेट में भी नहीं होगा, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है तो पैसा कम हो जाएगा। तो जब पैसा कम हो गया, तो जो क्रेडिट कंट्रोल था कंट्रोल हो गया। दूसरी चीज बैंक रेट है, बैंक रेट जो था आजकल चल रहा है बैंक रेट 6.20 के आसपास, ठीक है जी, 6.20 के आसपास। तो अगर मान लो बैंक रेट बढ़ा दें, आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7.20 पे, बढ़ा दिया, ठीक है जी, इन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिया। तो जब बैंक रेट बढ़ा दिया, तो बैंक जो है वो RBI से पैसे जब लेने जाएंगे तो कम पैसे लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उन्होंने, बैंक रेट जब ये बढ़ाया, तो बैंक इनके पास क्यों जाएगा पैसा लेने, वो बोलेगा अभी थोड़े दिन रुक लेते हैं, जब बैंक रेट कम होगा उस टाइम पे हम पैसा लेने जाएंगे। तो बैंकों के पास फिर से पैसा कम, हम बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक बोलेंगे पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से बैंक रेट बढ़ा दिए RBI ने। तो जब बैंक रेट बढ़ जाता है और CRR बढ़ जाता है, तो जो क्रेडिट है पैसा खुद ही कंट्रोल में हो जाता है। तो हियर राइट आंसर हियर इज increase cash reserve ratio and increase bank rate. राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। कैश रिजर्व रेशो को जब बढ़ाएंगे और बैंक रेट को जब बढ़ाएंगे, तो क्रेडिट जो है कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है जी बात? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल? सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है। माइक्रो, देखो एक माइक्रो और एक मैक्रो, दो तरह की इकोनॉमिक्स ना। मैक्रो में मैंने आपको बताया था कि मैक्रो में ही हमारा आता है GDP, NNP, वो सारी चीजें। जो माइक्रो है, माइक्रो इसमें इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ठीक है जी, इंडिविजुअल की स्टडी। मैक्रो में आपकी अगर नेशनल इनकम देखनी है तो सबकी इनकम देखनी है, वो भी इसमें आएगा। सप्लाई की वगैरह का देखना है, वो भी इसमें आएगा। एम्प्लॉयमेंट, हमारी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया। ऐसा नहीं कि अगर 100 पोस्टें निकाली, 100 को अगर नौकरी लगी तो हाँ जी अच्छा रोजगार है, नहीं। रोजगार भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत सारे लोग, पूरे ग्रुप का, पूरी वेलबींग का ध्यान रखा जाता है कि कितनों को मिला, ऐसा नहीं एक का स्टडी करके निकल गया। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये तो मैक्रो है। एग्रीगेट सप्लाई, इट इज आल्सो मैक्रो। एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक या दो की नहीं देखनी है, सबकी देखनी है ओवरऑल, तो ये भी मैक्रो है।
तो माइक्रो हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कौन है इसमें से एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट है और साथ में कम है। तो जो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो वाला इक्विलिब्रियम हुआ जब वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड है, उसकी इनकम लो ही है फिर भी वो पर्सन सेटिस्फाइड है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही, वो खुश है जो भी उसके पास है उसी में, उसी का ही नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कम इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, खुश है जो मिल रहा है, संतोष है उसको जीवन में। तो इसका राइट आंसर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, शक्तिकांत दास टुक ओवर एज डैश गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अरिजित पटेल। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं 25th, ठीक है जी, आरबीआई के गवर्नर आजकल हैं शक्तिकांत दास, और 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। स्टैटिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2016 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड मोबाइल पेमेंट ऐप। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सी ऐप डेवलप की 2016 में? तो मैंने आपको बताया इसी में वीडियो में क्वेश्चन में कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना, और ये जो है वो आरबीआई और इंडियन बैंकों की जो एसोसिएशन है उसके अंडर है। जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का, उसके अंडर इसको बनाया गया है, और ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। क्लियर है जी बात? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी अभी जो पेमेंट लॉन्च, एक पेमेंट ऐप लॉन्च की, उसका नाम है भीम। सुना होगा आपने भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म ना पूछ लें आपसे पेपर में, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ध्यान रखना ये जो भीम नाम रखा है, जो भीम बाबा भीमराव अंबेडकर है ना हमारे, ये उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा है भीम ऐप, ठीक है। जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी चेयरमैन रहे हैं हमारे भीमराव अंबेडकर, तो भीम उन्हीं के नाम से इस ऐप का नाम रखा है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो क्या है एक मोबाइल पेमेंट ऐप है। किसने लॉन्च की है ये? एनपीसीआई ने। ऐप का नाम भीम ऐप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नीति आयोग हैज प्लान टू रिप्लेस फॉलोइंग 5-year प्लान, ठीक है। जो हम फॉलो करते आ रहे हैं ना पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन में, उसको जो है नीति आयोग एक नया इंस्टीट्यूशन बना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने रिप्लेस किया है। नीति आयोग एज यू नो 1 जनवरी 2015 में बना, प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, फिर एक वाइस चेयरमैन जो आजकल हैं सुमन बेरी, और एक रहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर। कौन है जी? परमेश्वरन अय्यर। और ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने जो प्लान रिप्लेस की कौन सी प्लान लाया? जैसे प्लानिंग कमीशन लाता था ना पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान, वैसे नीति आयोग क्या लेके आया है? तो दोस्तों नीति आयोग लेके आया है 15 years विजन डॉक्यूमेंट, साथ में 7-year स्ट्रेटेजी, और साथ में 3-year एक्शन एजेंडा। ध्यान रखिएगा, जैसे पंचवर्षीय योजना है वैसे नीति आयोग का 15-year विजन डॉक्यूमेंट है, 7-year की स्ट्रेटेजी और 3-year का एक्शन एजेंडा है। उसमें बताते हैं कि हमने क्या करना है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी और कौन से हमने एक्शन जो फॉलो अप करने हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following would not constitute an economic activity in economics? इकोनॉमिक्स में इनमें से कौन सी जो अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधि नहीं है? टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज कॉलेज, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, कुछ ग्रो हो रहा है।
टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी है। अ टीचर टीचिंग हिज ऑन डॉटर एट होम, होल्ड पे रखते हैं। अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ये भी। देखो अपनी लड़की को एक टीचर घर में पढ़ा रहा है तो उसका इकोनॉमिक्स की सेंस में कोई रोल नहीं है। घर में तो बहुत अच्छा है जी, अपनी बिटिया को पढ़ा रहा है, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, जो भी इसका सपना है एचएएस आईएएस बनने का, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये काउंट नहीं होगा, उनके घर का काम है। एक टीचर अगर अपनी बिटिया को घर में पढ़ाता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो राइट आंसर है इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। देखो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि प्लानिंग कमीशन बेशक जो आज की डेट में नहीं है, लेकिन प्लानिंग कमीशन से अभी भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। हमारा देश जो था प्लानिंग पंचवर्षीय योजना, जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, वही का आधारभूत ढांचा है, वहीं से देश ऊपर उठा, इसी ने ही रोल प्ले किया। तो जो 5th 5 ईयर प्लान है, तो पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन की टोटल आई है 12। जो 12th पंचवर्षीय योजना थी वो आई 2012 से 2017। बीच में 1 जनवरी 2015 में कौन आ गया इसकी जगह? नीति आयोग, ठीक है जी बात। और इसकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो रही 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, उसके बाद 66 से 69। यहां पे बीच में रहे प्लान हॉलीडे, ठीक है जी, बीच में प्लान हॉलीडे रहे, पंचवर्षीय योजना नहीं आई। वो इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, कुछ पे फाइन रहा ड्राउट से रिलेटेड। फिर 4th 5 ईयर प्लान आई 69 से 74, और 5th 5 ईयर प्लान आई 1974 से 79 तक। ये है हमारी 5th 5 ईयर प्लान। पहली प्लान जो है वो हराड डोमल मॉडल पे थी, दूसरी पीसी महलानोबिस मॉडल पे डिपेंडेंट थी। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5 ईयर प्लान। तो देखो दोस्तों, जो 3rd 5 ईयर प्लान थी, फिर 4th शुरू हुई, 3rd जो है और 4th, इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप है। इसको तभी कहा प्लान हॉलिडे। योजना जो थी हमारी वो छुट्टियों पे चली गई। यहां पे फिर आई एनुअल प्लान, क्या आई थी? एनुअल, एक साल के लिए आई थी योजना, और यहां पे आई थी 5 सालों के लिए पंचवर्षीय योजना। तो उसके बाद जो 69 से 74 थी वो थी हमारी 4th 5 ईयर प्लान, और 5th रही फिर 74 से 79, ठीक है जी, 74 से 79 रही 5th। फिर 1979 में देश में अंदर ही थोड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस, 1975 में इमरजेंसी, सरकार दल बदल, बड़ा कुछ हो रहा था देश में। तो 79 और 80 यहां पे भी फिर जो प्लान थी वो भी अगली जो थी 6th प्लान, वो 79 में नहीं शुरू हुई, 79 से 84। यहां भी 1 साल के लिए एनुअल प्लान आई थी। क्या आई थी? एनुअल प्लान। ध्यान से सुनना, ये जो हमारी 1969 से 74 जो हमारी 4th प्लान थी, और 5th थी हमारी 74 से 79, और बीच में फिर दोस्तों 1 साल के लिए आई थी हमारी एनुअल प्लान, ठीक है। इसको जो है रोलिंग प्लान भी कहते हैं। हुआ यूं कि देखो ध्यान से सुनना, 74 और 79 और 79 80, और अगली प्लान शुरू हुई थी 1980 से 85। तो हुआ क्या कि यहां पे सरकार जो है वो चेंज हो रही थी, पहले कांग्रेस बीजेपी बहुत कुछ बीच में हुआ। तो ये जो थी प्लान 79 तक थी। पहली बार जो थी नॉन कांग्रेस की सरकार बनी थी देश में, तो वो जब बनी 75 में इमरजेंसी लगी, 77 तक वो चली, तो इलेक्शन हुए, नॉन कांग्रेस सरकार बनी, उन्हीं के ही प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो ये सारा जो बीच में सब कुछ रहा तामझाम बीच में, उसी ने ही इन दोनों प्लान को रोल किया। जब आई कांग्रेस तो उन्होंने प्लान को अपने हिसाब से एडजस्ट किया, जब आई नॉन कांग्रेस उन्होंने प्लान को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। इसीलिए इसको कहते हैं रोलिंग प्लान, रोल ही कर रही थी ऐसे ऐसे, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा रोलिंग प्लान। तो जो हमारी 5th 5 ईयर प्लान थी वो चली 74 से 79। क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर की तरफ जाना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस,
फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हमारी थीम रहती है। इंक्लूसिव ग्रोथ ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है जी। और ये जो फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यहां मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारी जो 11th पंचवर्षीय योजना थी और 12th पंचवर्षीय योजना थी, उन दोनों की थीम क्या रहती है। आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फिर से दोस्तों, मार्केट जो है हमारी दो तरह की, एक फाइनेंशियल मार्केट और ऑर्डिनरी मार्केट। यू नो, फाइनेंशियल मार्केट में हम आपका कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और मनी मार्केट को करता है आरबीआई। कैपिटल मार्केट रहती है लॉन्ग टर्म के लिए और मनी मार्केट रहती है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट कौन थे, ट्रेजरी बिल थे, कमर्शियल पेपर थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट थे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल यस, कमर्शियल पेपर यस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यस, तो ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऊपर के सभी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोल। निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण का मात्रात्मक माप नहीं है। बैंक रेट पॉलिसी है ना, वही मॉनिटरी पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी है। रिजर्व रिक्वायरमेंट ये भी, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी है। कैश रिजर्व रेशो या फिर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो कौन नहीं है, मार्जिन जो है आवश्यकता, वो जो है क्वांटिटेटिव कंट्रोल का मेथड नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। देखो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। यूरोपियन जो यूनियन है, आज की डेट में पेपर के लिए अलग से क्वेश्चन बनता है यहां से। यूरोपियन यूनियन के आज के डेट में 27 मेंबर्स हैं। कितने हैं, 27 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के। उसमें से अभी जो है एक देश बाहर निकल गया था और बड़ा जो है न्यूज़पेपर में 1-2 साल चला रहा, ब्रेग्जिट नाम से। ब्रेग्जिट यानी 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट कहां से, यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, ब्रिटेन अब जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में कितने मेंबर हैं, 27। यूरोपियन यूनियन में वो आते हैं जो यूरोप में कंट्रीज। ठीक है, आज की डेट में इसमें 27 मेंबर्स हैं। इसमें ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन कैसे एग्जिट हो गया, अब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है 1948 में इसका जो है बनना शुरू हुआ काम, यूरोपियन यूनियन। तो सुनना, 1948 में एक ब्रुसेल में ट्रीटी हुई। ठीक है, ब्रुसेल्स में ट्रीटी हुई और वहां बनी वेस्टर्न यूनियन। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी यूनियन बनी 1948 में। डे बाई डे विद टाइम जो है बहुत सारी ट्रीटीज होती रही, इसमें चेंज होते रहे। 1992 में एक ट्रीटी हुई, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है जी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई 1992 में, उसी में ही यूरोपियन यूनियन बना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूरोपियन यूनियन 1948 से बनना शुरू हुआ, तब ब्रुसेल में ट्रीटी हुई थी और वहां से वेस्टर्न यूनियन निकला था। वेस्टर्न जो कंट्री है उनका यूनियन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। समय के साथ इसमें और ट्रीटी होती रही और 92 में एक ट्रीटी हुई, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और उसी में ही यूरोपियन यूनियन बना था, जिसकी में आज की डेट में 27 मेंबर हैं। ब्रिटेन इसका जो है मेंबर नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन की एक पार्लियामेंट भी है, 5 सालों के लिए चुनी जाती है, हमारे इंडिया की तरह। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहां है यूरोपियन पार्लियामेंट का, तो है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो कहां पे है, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार मिशन इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। देखो पेपर में पूछ लेते हैं, थोड़ी स्टेट है उनका भी। रोजगार मिशन जो है वो छत्तीसगढ़ का जो है एक इनिशिएटिव है सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। एक और है रोजगार सेतु, रोजगार सेतु भी एक मिशन,
ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। एमपी का है रोजगार सेतु और रोजगार मिशन किसका है? छत्तीसगढ़ का। आपको पता होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ में बना था हमारा झारखंड, ये 3 स्टेटें बनी थी 2000 में। ठीक है जी। उत्तराखंड बना था हमारा यूपी से, झारखंड बना था बिहार से और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश में। 2000 में ये 3 स्टेटें बनी थी। पहले 25 स्टेट्स थी इंडिया में, 2000 में 3 और बनी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रेसिडेंट होते थे KR नारायण। उनके टाइम पे ये 3 स्टेटें बनी, उन्होंने बनाई थी। तो 25 के बाद 3 और हो गई 28। फिर उसके बाद तेलंगाना भी एक स्टेट बनी। ठीक है जी। तेलंगाना बना था 2014 में कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर हो गई 29 स्टेट्स। ठीक है, 25 थी पहले, 3 बनी 2000 में, 1 बनी 2014 में, टोटल स्टेट हो गई 29। तो 29 स्टेट्स थी। यूनियन टेरिटरी थी 7। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख 2 और बनी, कितनी हो गई? 9। फिर जो है ये जो 29 स्टेट थी इसमें से 28 रह गई। क्यों? क्योंकि इसमें से जो जम्मू कश्मीर था ना उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, केंद्र शासित प्रदेश। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का बन गया लद्दाख। तो आज की डेट में स्टेटें कितनी है? 28। J&K अब स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी 9 नहीं है। एक दमन एंड दीव और दूसरी दादरा एंड नगर हवेली, इन 2 को भी इकट्ठा कर दिया है। 2 को इकट्ठा यानी 2 की 1 बनी। तो यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो स्कीम है रोजगार मिशन, ये छत्तीसगढ़ की है और रोजगार सेतु MP की है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज फ्रेम्ड ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो जी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जब बर्थ रेट हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो। फिर जो है इसमें ट्रांजिशन आ जाए चेंज, अपोजिट, बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी लो। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी उसमें कुछ चेंज आया। और देखो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, ऐसा कहां होगा? वो जो सोसाइटी है एजुकेटेड कम है। ठीक है जी, स्पेशली वुमेन, अनएजुकेटेड, टेक्नोलॉजी वो भी वहां पे कम है और साथ में डेवलपमेंट वो भी वहां पे कम है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे वहां की पॉपुलेशन सोसाइटी एजुकेटेड होने लगी, टेक्नोलॉजी में हमने उनका साथ दिया, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने लगे और डेवलपमेंट भी होने लगी, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ। और भी फैक्टर हो सकते हैं, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई से बर्थ रेट और डेथ रेट लो हो गया। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज फ्रेम्ड ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु ने शुरू की है सीनियर सिटीजन्स के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की एक ड्राफ्ट पॉलिसी। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो हमारी, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन, कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन क्या है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करना। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन? वही ट्रेजरी बिल, ठीक है, बॉन्ड वगैरह वही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करनी, उसको बोलते हैं कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ करेगा? कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज RBI। इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस नाम की कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता कि उसमें जाया जाता है।
इंटरनेशनल पुलिस में जो भी हमारे देश की एजेंसी हैं वो करती हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया से कौन सी एजेंसी है जो इंटरपोल का जो उसको एक्ट करती है, तो वो है सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहीं के बंदे इंटरपोल में जाते हैं, इंटरनेशनल पुलिस में। ये जो है हेल्प करता है सीबीआई इंटरनेशनल पुलिस की। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो कन्वर्जन स्विच ऑपरेशन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक आरबीआई है तो वहीं से ही करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू नो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है ना, उसमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। वर्ल्ड बैंक, यू नो, वर्ल्ड बैंक 1944 में बना, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को क्या कहते हैं? ट्विंस सिस्टर। ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से दोनों निकल के आए थे, वर्ल्ड बैंक भी और आईएमएफ भी। वर्ल्ड बैंक के भी 5 फैमिली हैं, इसमें अगर वर्ल्ड बैंक की जगह आईबीआरडी होगा ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो आईबीआरडी और आईएमएफ इन दोनों को भी इकट्ठा ट्विन सिस्टर कह देते हैं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन किससे किया? तो वर्ल्ड बैंक तो बनेगा नहीं, इंटरपोल भी नहीं, इनका अपना बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian state union territory got its first ever good freight train connectivity post independence? देखो, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आजादी के बाद अपनी पहली मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली? तो देखो जी, उसका नाम है मणिपुर, ठीक है। हमारी नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आती है ना, ये इंडिया का रफ मैप, ठीक है जी। ये नॉर्थ ईस्ट की यहां पे 7 स्टेटें आती हैं हमारी, 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं इनको। उसी में ही एक है नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेटें हैं उनको कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट। उसी में ही नॉर्थ ईस्ट में आती है हमारी एक मणिपुर, ठीक है जी। तो जो हमारा मणिपुर है, मणिपुर में पहली बार फ्राइट, गुड फ्राइट ट्रेन जो थी वो आएगी, जो मालगाड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है जी। मणिपुर में आपने एक नाम सुना होगा बड़ा फेमस, ठीक है जी, और वो फेमस नाम है रानी गेडिनल्यू, ठीक है जी, रानी गेडिनल्यू। रानी गेडिनल्यू कहां की रहने वाली थी? मणिपुर की रहने वाली थी। इन्होंने अपने लोगों के लिए बड़ा काम किया, जो नागा कम्युनिटी है ना इनकी, रानी गेडिनल्यू जो थी वो नागा कम्युनिटी थी, उनके लिए उन्होंने बड़ा काम किया। एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनकी कजन थी, वो थी हिरक्का, ठीक है। हिरक्का का मतलब होता है प्योर, प्योरिफिकेशन। हिरक्का का मतलब क्या होता है? प्योर। तो रानी गेडिनल्यू जो मणिपुर की रहने वाली थी, नागा कम्युनिटी की, इन्होंने अपनी कजन की एक मूवमेंट थी उसको ज्वाइन करके रखा था, वो थी हिरक्का मूवमेंट। ये कैसी मूवमेंट थी? एक रिलीजियस मूवमेंट था इनका, ठीक है जी, अपने रिलीजन को बचाने के लिए। रिलीजन को बचाने के लिए क्यों? नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन बहुत होती थी क्रिश्चियन में, ठीक है, क्रिश्चियन आते थे कन्वर्जन कर देते थे, तो अपने जो रिलीजन था उसको बचाने के लिए रानी गेडिनल्यू की सिस्टर ने हिरक्का मूवमेंट चलाया था। हिरक्का का मतलब होता है प्योर, तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। बाद में यही मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था, ठीक है जी। पहले रिलीजियस था और बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। रानी गेडिनल्यू उसमें से उभर के आई। 1932 में रानी गेडिनल्यू को ब्रिटिशर्स ने कर लिया कैद और बोला कि तुम्हें हम अब उम्र कैद देते हैं, और इनको लाइफ इम्प्रिजन कर दिया, लाइफ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1932 में। तब इनकी एज थी 16 साल, किसकी? रानी गेडिनल्यू की। तो रानी गेडिनल्यू को 1932 में इन्होंने कर लिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए ब्रिटिशर ने। 1937 में इनसे मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो 1937 में इनसे मिले और बोला कि हाँ जी, हम तुम्हें जो है वो जेल से आजाद करवाएंगे। लेकिन आजाद कब हुई? जब देश को आजादी मिली ना, तो देश की आजादी के बाद ही रानी गेडिनल्यू जेल से छुट्टी थी, ठीक है जी। तो रानी गेडिनल्यू पेपर में पूछ लेते हैं कि कहां की रहने वाली है? मणिपुर की। 1932 में अंग्रेजों ने उनको, जब इनकी उम्र 16 साल थी, तब इनको अरेस्ट किया था। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले थे और बोला था कि हम तुम्हें जो है वो रिलीज करवाएंगे, आजाद करवाएंगे। लेकिन कब हुई थी आजादी? आजादी के बाद ही, जब देश आजाद हो गया। और जो रानी गेडिनल्यू है, इनको जो है पद्म भूषण भी दिया है हमारी सरकार ने,
ठीक, पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और फोर्थ पद्मश्री। तो रानी गडिंगलू कहां के रहने वाली हैं? मणिपुर की, और मणिपुर में पहली बार ये जो गुड्स फ्राइट ट्रेन है वो पहुंची है। तो राइट आंसर हियर इज मणिपुर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग अनाउंस्ड टू होस्ट फिनटेक ओपन हैकेथॉन अलोंग विद विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? नीति आयोग आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया। तो नीति आयोग ने एक जो है हैकेथॉन चलाया था, उसका था फिनटेक ओपन हैकेथॉन। देखो फिनटेक क्या होता है? फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। नीति आयोग ने बोला कि हमारा जो ट्रेडिशनल मोड है ना फाइनेंसिंग का, ठीक है, ट्रेडिशनल जो मोड है फाइनेंसिंग का उसको चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए क्या यूज किया? फिनटेक ओपन हैकेथॉन चलाया नीति आयोग ने। तो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है फिनटेक, इसकी ABCD भी होती है, ठीक है जी, इसकी जो है वो ABCD भी होती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की। ट्रेडिशनल मोड ऑफ फाइनेंस को जो था वो रिप्लेस करना था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने। तो नीति आयोग ने किसके साथ वो काम किया? पेटीएम, फोन पे, भारत पे, फोन पे के साथ, ठीक है जी। तो नीति आयोग ने जो फिनटेक ओपन हैकेथॉन था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, जिसमें जो हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी थी उसकी डिलीवरी करनी थी, जो प्रमोशन थी लोगों तक पहुंचे, उसी हिसाब से ट्रेडिशनल मूड को था रिप्लेस करना था अच्छी टेक्नोलॉजी से, और उसकी प्रमोशन के लिए, बेस्ट डिलीवरी के लिए। तो नीति आयोग ने किसके साथ किया था? उसका आंसर है फोन पे, ठीक है जी। राइट आंसर हियर इज फोन पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इकोनॉमिक सेक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।